ये जो हम कहते हैं कि जनरेशन फोर्थ जी, जनरेशन जी। जहाज है, 4.5 है और फिफ्थ जनरेशन है, एग्जैक्ट इसमें क्या खूबियां और खामियां होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है? 6 जनरेशन में इनको बांटा हुआ है 1905 या 6 से, जब पहली दफा कोई मिलिट्री जहाज बना था। पुराने थे, फिर उसमें इंप्रूवमेंट आई, गन्स लग गई, गन्स के बाद उनके ऊपर जेट इंजन आ जाएगा, वो सेकंड जनरेशन हो गई। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगता था, जो उनके ऊपर रडार लगते थे, फिर सिस्टम आए जो हमारे यहाँ F-16 के साथ आया कि जहाज के अंदर अपना रडार लग गया, उसको हम कहते हैं एयर इंटरसेप्टर रडार। ये जनरेशन चेंज हो गई, ये आ गए 3.5 जनरेशन आ गए, 4th जनरेशन आ गए। आजकल के फाइटर जहाज में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एक, आपके जहाज के ऊपर जो रडार है वो कितनी दूर तक देख सकता है, और फिर आपके पास जो हथियार है वो कितनी दूर मार कर सकता है। और तीसरी चीज फिर बंदा आ जाता है पायलट जो बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे पहली है कि क्या वो इन चीजों को यूटिलाइज कर सकता है कि नहीं। तो ये जनरेशन इस तरह चेंज होती है। तो अब इसमें स्टेल्थ आ गए। ये जो हम कहते हैं कि जनरेशन फोर्थ जी, जनरेशन जी। जहाज है, 4.5 है और फिफ्थ जनरेशन है, एग्जैक्ट इसमें क्या खूबियां और खामियां होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है? आपके एक नाम आम देखने वालों के लिए मैं इसकी मिसाल दूंगा, किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन की। आप याद, आप फिर नहीं पता होगा, आप तो बच्चे हैं, कि जब ये मोबाइल फोन आए थे तो क्या शेप थी, क्या सिस्टम था उनका, बटन लगे होते थे, फिर वहां से करते, अब तो आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आईफोन, या आईफोन 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। तो अब जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, इसको वो इस तरह ग्रेड करते हैं कि कौन सी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो ये 6 जनरेशन में इनको बांटा हुआ है 1905 या 6 से, जब पहली दफा कोई मिलिट्री जहाज बना था। पुराने थे, फिर उसमें इंप्रूवमेंट आई, गन्स लग गई, गन्स के बाद उनके ऊपर जेट इंजन आ जाएगा, वो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन हो गई। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगता था, जो उनके ऊपर रडार लगते थे। एक जमाना था कि मैंने भी वो फ्लाई किए हुए पुराने जहाज चाइना के। जब हम टेक ऑफ करते थे तो हमारे पास दुश्मन को ढूंढने का कोई तरीका नहीं होता था उस जहाज के अंदर। ओके, वो भी बड़ा कमाल होता था। आपको टेक ऑफ करा दिया जाता था कि उधर से 2 इंडिया के जहाज आ रहे हैं, आप टेक ऑफ करते थे। अब रेडार आपको सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन से बताता था कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ऊपर देखो, ये देखो, देन ही वुड टेल यू लुक अप 11 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock। पायलट नहीं देख सकता था। पायलट, क्योंकि आपकी देखे ना, अभी आपने एक लफ्ज सुना होगा, वर्ड, अब तो BVR एवरीबॉडी नोज, बियॉन्ड विजुअल रेंज। एज ए डॉक्टर यू नो कि आप एक ऑब्जेक्ट है, आंख कितनी दूर उसको देख सकती है। तो उस वक्त फिर नीचे ग्राउंड पे बैठे हुए जो कंट्रोलर होते थे रडार के, उनको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता कि दुश्मन का जहाज यहाँ पे हुआ। वो कहता था आपको, लुक हेयर, फाइंड हिम, ही इज 2 माइल हेयर। तो आप देखते थे, फिर वो हट जाता था, आप कहते थे उसको रहने दो, होन मैं थे, आपस में निबड़ेंगे। देन इट यूज्ड टू बी अ फाइट बिटवीन यू एंड दोज एयरक्राफ्ट। फिर सिस्टम आए जो हमारे यहाँ F-16 के साथ आया कि जहाज के अंदर अपना रडार लग गया, उसको हम कहते हैं एयर इंटरसेप्टर रडार, जो आप खुद कैरी करते हैं, आपके जहाज में लगाते हैं, वो देखता है 100 मील, 150 मील, 200 मील तक। ये जनरेशन चेंज हो गई, ये आ गए 3.5 जनरेशन आ गए, 4th जनरेशन आ गए। अब उसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, आजकल के फाइटर जहाज में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो इतना मैटर नहीं करता, मेटलर्जी अच्छी है सबकी, और राफेल की भी है, F-16 भी है, F-17 की भी है, J-10 की भी है, J-20 की भी है। मैटर करती हैं दो चीजें। एक, आपके जहाज के ऊपर जो रडार है वो कितनी दूर तक देख सकता है, और फिर आपके पास जो हथियार है वो कितनी दूर मार कर सकता है उस जहाज के ऊपर जो फिक्स, उस जहाज। और तीसरी चीज फिर बंदा आ जाता है पायलट जो बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे पहली है कि क्या वो इन चीजों को यूटिलाइज कर सकता है कि नहीं। तो ये जनरेशन इस तरह चेंज होती है। तो अब इसमें स्टेल्थ आ गए। स्टेल्थ वो है जो नॉर्मल जहाज, जिसको नॉन स्टेल्दी जिसको कहते हैं, वो ये होता है कि जब जहाज फ्लाई कर रहा होता है तो रेडार जो है ना उसको बीम फेंकते हैं, वापस आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये। और अब स्टेल्थ में क्या होता है कि जहाज के जो स्ट्रक्चर की डिजाइन इस तरह किए जाते हैं कि बीम टकरा के वापस ना जाए रेडार में, इधर उधर चली जाए, तो उसमें नजर नहीं आता। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा,
अब जब यहाँ से तैयारे उड़ जाते हैं, जैसे उस रात हुआ, या फिर जो 10 मई की सुबह थी जब हमने अटैक किया और हमारे पायलट्स गए, क्या होता है? जिस तरह आप खुद भी रहे हैं पूरे एक्सपीरियंस में, कुछ थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब जहाज उड़ जाता है और वो हवा में है, फिजा में है और दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, तो फिर पीछे क्या हो रहा होता है? या पीछे आजकल के जमाने में पूछे, देखिए अब ये बैटल बन रही है, बैटल ऑफ पैकेजेस। आपकी एक पैकेज फ्लाई कर रही है, उनकी पैकेजेस फ्लाई, वो जो कह रहे हैं ना उनके 70-80 जहाज फ्लाई कर रहे थे, तो डिफरेंट रोल्स थे उनमें, हर वो 70-80 सारे आपको एक दूसरे को मिसाइल मारने वाले नहीं थे। कुछ वो थे जो अपने जहाजों को इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि दुश्मन के जहाज कहां गए, उसको कनेक्टेड डाटा लिंक के साथ, यू अंडरस्टैंड दैट, डाटा लिंक के साथ उनको इंफॉर्मेशन आ रही थी। कुछ वो थे जो दोनों साइड पे जो दुश्मन की कम्युनिकेशंस को, डाटा लिंक्स की उनकी जो चीजें हैं उनको जैम करने की कोशिश में लगे होते थे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। कुछ होते थे जो इन काउंटर मेजर्स को काउंटर करते थे, या किसी ने आपकी आवाज, तस्वीर या डाटा लिंक बंद की है उसको जैम करें ताकि आपकी डाटा लिंक, सो इट्स अ पैकेज। और इस सारी पैकेज में डॉक्टर साहब ये सारे मिलके पायलट को वो एक छोटी सी खिड़की, विंडो एक बना के देते हैं जिसमें इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको टारगेट भी बता दिया कि ये इतने जहाजों में से ये तुम्हारा बेस्ट टारगेट है जिसको तुम्हारा मिसाइल जाके लगेगा। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मे बी अ सेकेंड और अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसमें से पायलट ने कैसे उस जो अपॉर्चुनिटी उसको दिलवाई है उसकी पैकेज ने, उसको वो कैसे कैपिटलाइज करता है, दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। और यहां पे आके राफेल का भरता बन गया, तीन राफेल हो गए, फिर मिग हो गया, सूट 31 हो गया। सो दैट इज वेयर इट मैटर्ड। और दिस इज हाउ वी शॉट डाउन देयर 5+1 एयरक्राफ्ट, 6 एयरक्राफ्ट। अच्छा, एक सवाल जरा मैं एक आम आदमी की तरह सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम इस वक्त तो जाहिर है बड़े मुतासर है अल्हम्दुलिल्लाह, और चीजें साबित भी हुई हैं। जब पायलट ऊपर जाता है, यहाँ तो गाड़ी 100 की स्पीड से ऊपर जाए सर, तो बंदा घबरा जाता है। क्या सिचुएशन होती है वो? हम 23 मार्च की परेड में कभी सीधा हो रहा है, कभी उल्टा हो रहा है, तो अंदर क्या सिचुएशन होती है उस पायलट? देखिए एक चीज, दर्जे हैं जो पायलट उसको टेढ़ा सीधा करते हैं, वो हवा में घूमता है, फिर नीचे और फिर ऊपर। अच्छा, मैं एक बुनियादी फर्क, देखो पहली बात तो ये कि हमें इसका इतराफ होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि हम अगर ऊपर से नेशनल लेवल से शुरू करिए तो पूरी कौम मिल के जंग लड़ती है। लोगों का जज्बा भी चाहिए जो इस दफा हमें बहुत मिला। पहले 24 घंटे एक जिसको कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर थी, लोग थोड़ा एप्रीहेंसिव थे, लेकिन जब पता चला कि अब ये कुछ होने वाला है तो फिर तो लोग जिनको कहते हैं ना उड़ीक रहे थे कि हमला नहीं हो रहा। सो एक वो चीज हो गई। दूसरी बात हो गई कि तीनों फोर्सेस जो हैं ये हार्मनी, जिसको कहते हैं सिनर्जी, उसके साथ लड़ती हैं, तन्हा कोई नहीं लड़ती। अगर नीचे ग्राउंड के ऊपर, एलओसी के ऊपर हमारे जवान कर रहे हैं तो हमारी एयरफोर्स उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है। अगर इंडियन विक्रांत आके समंदर में खड़ा होते तो हमारा जो अब फ्लीट है वो भी उसको काउंटर करने के लिए अपनी पोजीशन पे चला जाते, कहां पे तैयार रह रहे हैं। एयरफोर्स में एक चीज यूनिक है, जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी, तो एक जो मशीन थी हवा में उड़ी। हाँ जाहिर है वो। अच्छा, तीनों सर्विसेज में से एयरफोर्स वो है जिसमें जो कॉम्बैट एलिमेंट है वो पायलट होता है, ऑफिसर। नेवी में सेलर्स गन्स फायर कर रहे हैं, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, एलओसी के ऊपर गन्स हमारे फौजी जवान चला रहे हैं, उनको कमांडर्स गाइड कर रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स में कमांडर जहाज में बैठ के लड़ता है, ऑफिसर। अच्छा, दैट्स अ डिफरेंस प्योर टेक्नोलॉजी की वजह से। और अब पायलट का काम इतना वो हो जाता है इंटेंस कि जब आप जमीन पे हैं तो जहाज की देखभाल करने वाले 100 टेक्नीशियन होंगे, पूरा हर किस्म का अमला है। जैसे यहाँ पे आपका कोई इसका एक्सपर्ट है, इसका है, कोई लाइट का है, कोई कैमराज का है, डिफरेंट। तो जहाज में तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो हर सिस्टम का है। लेकिन जैसे ही पायलट जो है जहाज को स्टार्टअप करके रनवे पे जाके टेक ऑफ करता है, अब वो इंजीनियर भी है, अब वो महकमा मौसमियात का भी खुद अफसर है, देखना कि मौसम कैसे है,
पूरी टीम अब वो खुद है। दैट मीन्स एक पायलट को हर सिस्टम के ऊपर अबूर होना चाहिए। अब आ जाइए, ये तो पीस टाइम है, अब आपने जाना है जहां पे जंग लग गई है और सामने दुश्मन है, दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं, उसके जहाज भी 70-80 फिर रहे हैं, उसके पास भी जैमर्स हैं, उसके पास भी शूटर्स हैं। तो अब भाई ये पायलट की अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसको आजकल की नई बैटल में जैसे मैंने कहा, उसको जो सेंसर साथ फ्लाई कर रहे हैं उसको गाइड कर रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए कोई थ्रेट है कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई उनका जहाज ऐसा है जो तुम्हें खतरा कर सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये आप पायलट की इकलौती जिम्मेदारी होती है कि जो उसको टास्क दिया। देखें, एक तो है ना हवा में हवा, एक आपने जाके उसका कहीं पे ब्राह्मोस को या उसके S-400 को डिस्ट्रॉय करना जहां पे वो पड़ा हुआ सिस्टम, तो उसमें उस अकेले की जिम्मेदारी होती है। हर पायलट की इकलौती एक फॉर्मेशन में एक दूसरे को भी कवर करते हैं और अपनी जिम्मेदारी भी होती है। तो ये बड़ी उम्मीद चीज है। इससे मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये शुरू में कुछ लोगों ने बातें भी की कि भाई अगर इतने जहाज थे तो हमने सिर्फ 5 क्यों मारे या 6 क्यों मारे। हाँ, ये भी एक खबरें शुरू में आई थी। मैं कहा भाई 70-75 जहाजों को अगर 35 जहाजों ने 5 गिरा दिए तो उसके बाद खैरियत से वापस आना मेरे नजदीक उससे बड़ी एक अचीवमेंट थी। वाह, जो हमारे अपने गए हुए जहाज हैं। हाँ, और हमारा जो मिशन का हमें बताया जाता था, जो हम ट्रेन करते थे कि जाना, दुश्मन को हिट करना और सलामती के साथ जहाज को वापस लेके आना। असल टारगेट ये है। असल टारगेट ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जहाज गए। और फिर तो भाई ये जरूरी नहीं था कि 35 जहाज जो है आगे कोई वो जो है आपकी गन रेंज है जहां पे आप निशाना लिए जा रहे हैं, आगे से कोई कुछ नहीं कर रहा। दिस शूटिंग डाउन 6 एयरक्राफ्ट वाज अमेजिंग दैट सारी दुनिया पर हैरान है और परेशान है। आप देख रहे हैं एक का गिर जाना, क्या CNN, क्या BBC, क्या वो हैरिसन ब्लैकवेल को आप सुने, वो क्या प्रेजेंस है उसकी। चाइनीज आर राइटिंग, बांग्लादेशीज आर राइटिंग। और मजे की बात, बांग्लादेशीज आर राइटिंग से याद आ गया मुझे, मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश में, आज किसी ने बड़ी एक अच्छी एक क्लिप भेजी। उनकी एक तहरीर है बड़ी, और नहीं तहरीर तो है, उन्होंने भेजी कि पाकिस्तान की फतह के बाद एक तो नारे लगाए वहां पे, फिर कहीं पे इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर पे उनकी जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके सिपाही कोई इनके एरिया में आ गए, तकरीबन कोई 2-4 एकड़ अंदर आ गए। अपने बंगाली भाई माशाल्लाह डंडे लेके पहुंच गए उनको भगाने के लिए, और कहा कि पाकिस्तान ने जो मारा है ना तो उनका डर खत्म हो गया। एंड आई हैव दैट वीडियो, मुझे बांग्लादेश से दोस्त ने भेजी है। सो ये इंपैक्ट हुआ है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फतह का। कहां कहां नहीं मनाएगी, तुर्की से मुझे मैसेजेस आए, आजरबाईजान में मनाएगी, और तो और वो लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने हमारे पंजाबी में गाना गा के लंदन पुलिस को भी उन्होंने नचवा दिया। कर रहे थे लोग वहां पे। सो इट हैज आई थिंक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। और हमारे इवन कुछ जो दोस्त नमा कुछ दोस्त हैं, और दे वर गेटिंग वेरी क्लोज टू, मैं नाम नहीं लूंगा, वेरी क्लोज टू इंडिया, उनको भी समझ आ गई कि पाकिस्तान इज अ पावर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।